नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन में। आज की हमारी क्लास होने वाली है सीटेट जनवरी 2023 के प्रीवियस ईयर भाषा सेकंड हिंदी के क्वेश्चनों की। ठीक है, जो जिनकी लैंग्वेज सेकंड हिंदी थी उसमें जो 30 क्वेश्चन आ रहे थे, आज हम लोग उसका वीडियो डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे रहते हैं और आप एक अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो और भी बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल पर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और बाकी क्लासेस के लिए टेलीग्राम चैनल पर मैंने लिंक डाल रखी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से सारी क्लासेस को आप देख सकते हैं। ठीक है, और नई क्लास आने वाली की भी लिंक आपको वहीं पर मिल जाएगी। अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, चलते आइए भाषा सेकंड जो है, ठीक है, जनवरी 2023 में जो सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए थे हम उनका डिस्कशन करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में, यानी क्वेश्चन नंबर 121 से 127 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। कहा गया सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। दिया गया जीवन में कभी अभाव का दुख, कभी स्वभाव का और कभी दुर्भाव का, और इससे भी ऊपर सदैव तनाव का दुख घेरे रहता है। इन्हीं दुखों के वशीभूत हम टकराव की जिंदगी जीते हुए बिखराव का दुख भोगते हैं। दुखों से सभी डरते हैं क्योंकि दुख अप्रिय है। दुखों से दूर रहने और सुख पाने की चाह में हम नए नए पापों में प्रवेश करने लगते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। पाप का फल सुख रोकता है। सुख चाहिए तो पाप से मुक्त होने की इच्छा जागृत करनी होगी। दुखों से छुटकारा और सुख प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है धर्म को आत्मसात करना। जहाँ धर्म है वहाँ पाप नहीं, और जब पाप नहीं तो वहाँ दुख नहीं। जहाँ दुख नहीं वहाँ सुख को अनंत होने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। दुख हमारी भूल और हमारे मानवीय स्तर से गिरकर घिनौने कर्मों का फल है। ठीक है, तो अब आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऊपर हम लोगों ने गद्यांश पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 121 गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा दुख है आपको बताना अभाव का, स्वभाव का, पीड़ा का या तनाव का। तो आपको बताना है कि गद्यांश का सबसे बड़ा दुख क्या है, तो वो किसका है? सबसे बड़ा दुख जो है वो तनाव का। ठीक है, 121 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। पूछा गया सबसे बड़ी भूल है आपको बताना सुख पाने के लिए गलत काम करना, सुख पाने के लिए साधना करना, दुख से छुटकारे के लिए संन्यास लेना, दुख से दूर भागकर और एकांतवश। तो आपको बताना सबसे बड़ी भूल क्या है, तो सबसे बड़ी भूल क्या है? सुख पाने के लिए गलत काम करना। ठीक है, ये सबसे बड़ी भूल है। तो 122 का आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है। 123 में दिया गया है कि सुख कहाँ होता है। आपको बताना जहाँ मानवता नहीं होती, जहाँ धन संपदा हो, जहाँ धर्म होता है, जहाँ सुखी लोग रहते हैं। तो सुख जो है कहाँ होता है? जहाँ धर्म होता है वहाँ पे सुख होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश के लिए मूल विषय में शामिल नहीं आपको बताना है दंड, सुख, दुख, धर्म, इनमें से कौन सा गद्यांश के मूल विषय में शामिल नहीं है, तो वो क्या नहीं है? वो दंड शामिल नहीं है। ठीक है, 124 का ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गलत कार्य करने से की हानि होती है। तो आपको बताना पाप, सुख, दुख या सम्मान। तो गलत कार्य करने से किसकी हानि होती है? तो गलत कार्य करने से जो है वो सुख की हानि होती है। ठीक है, 125 का आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग संभव है? तो आपको पता है कि प्रत्यय जो है वो मूल शब्द के पीछे लगाया जाता है। तो आप सभी शब्दों में लगा के देख लीजिए। जैसे धर्म में एक लगाएंगे तो धार्मिक हो जाएगा, सुख में एक लगाएंगे तो सुखिक। कोई मतलब सार्थक शब्द नहीं बन रहा है, ना ही दुख में ना ही पाप में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो एक प्रत्यय का प्रयोग संभव है वो केवल धर्म में है। ठीक है, 126 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है समूह से भिन्न शब्द आपको बताना है धर्म, सुख, दुख, पापी। तो आपने गद्यांश पढ़ा था कि उसमें दिया गया था तो धर्म, सुख, दुख दिया गया था, लेकिन पापी नहीं दिया गया था। तो यही समूह से भिन्न हो जाएगा। अगला दिया गया निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूरे प्रश्नों को पूछे गए प्रश्नों को सही सबसे उपयुक्त उत्तर का विकल्प चुनिए। तो आइए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। भारत में पर्व, उत्सव और मेलों की सदियों पुरानी परंपरा है। इनके जरिए न सिर्फ संस्कृति समृद्ध होती है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बहुत ताकत मिलती है। मणिपुर में संगाई महोत्सव आयोजित किया गया है। मणिपुर इतने प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक समृद्धि से भरा ऐसा राज्य है कि हर कोई यहाँ एक बार जरूर आना चाहता है। संगाई महोत्सव जैसे आयोजन निवेशकों और इंडस्ट्री को भी आकर्षित करते हैं। इस बार का आयोजन पहले से
और भी ज़्यादा भव्य स्वरूप में सामने आया है, जो मणिपुर के लोगों की भावना और उनके जज्बे को दिखाता है। यह महोत्सव पहले इम्फाल तक ही सीमित था, लेकिन इस बार पूरे राज्य में इसका आयोजन किया गया है। जब ऐसे आयोजनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जोड़ा जाता है, तभी इसकी पूरी क्षमता सामने आती है। अब हम क्वेश्चनों को देखते हैं। पूछा गया कि क्वेश्चन है, संगाई महोत्सव का आयोजन किया गया था उत्तर पूर्व राज्यों में, सभी राज्यों में, मणिपुर या संघाई। तो 128 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसका कहाँ किया गया था, संघाई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। पूछा गया है कि भारत की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। संघर्ष, त्योहार, उत्सव और मेले। तो आपको बताना है तो क्या शामिल नहीं है, वो संघर्ष शामिल नहीं है। ठीक है, 129 का ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 130। मणिपुर के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है कला और कारीगरी, स्थानीय उद्योग, प्राकृतिक सौंदर्य, उत्सव और महोत्सव। तो 130 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक सौंदर्य। आपने ऊपर पद्यांश में पढ़ा था कि मणिपुर में प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। 131 में कहा गया है कि संगाई महोत्सव के आयोजन से डैश को भी लाभ मिलता है, किसको, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक उत्सव, विदेशी पर्यटन, प्राकृतिक सौंदर्य। तो 131 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था को ही महोत्सव से आयोजन को लाभ मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 132। पहले और अब के महोत्सव के आयोजन में मूल अंतर क्या है। आपको बताना, पहले मणिपुर में, अब दक्षिण भारत में, पहले इम्फाल में, अब पूरे उत्तर पूर्व में, पहले केवल इम्फाल में, अब पूरे राज्य में, मणिपुर में और अब उत्तर भारत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पहले केवल इम्फाल में और अब पूरे राज्य में। ठीक है, 132 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 133 नंबर है महोत्सव का संधि विच्छेद है, आपको बताना महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है। महधन उत्सव, महोधन उत्सव, महाधन उत्सव, महान धन उत्सव। तो महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा महाधन उत्सव। ठीक है, और इनको दोनों को मिलाने पे बन जाएगा महोत्सव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इत प्रत्यय का उदाहरण है, आपको बताना कि इत प्रत्यय इन शब्दों में कौन से में, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, संस्कृति या आकर्षित। ठीक है, तो आपको बताना 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आकर्षित। ठीक है, इसमें इत प्रत्यय है आपका। ठीक है, प्राकृतिक में तो नहीं है। अगला क्वेश्चन है गद्यांश में किसकी क्षमता के सामने आने की बात की गई, स्थानीय कलाओं की, महोत्सव की, मणिपुर की, सांस्कृतिक समृद्धि की। तो 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गद्यांश में जो है किसकी क्षमता, महोत्सव की क्षमता सामने आने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 136 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। छोटे बच्चों के लिए पाठ योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्राकृतिक प्रतिक्रिया में टीपीआर विधि का ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया टीपीआर शामिल करने के लिए अध्यापिका निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो आपको बताना है कि क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गतिविधि ना करवाकर प्रश्न पूछे जाए और उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियाँ करनी चाहिए, ऐसी गतिविधियाँ कराएं जो अपनी सीट पर बैठे हो सके, जोड़ों या समूह में काम करने के मौके दें। कक्षा में कुछ श्रव्य संबंधी गतिविधियाँ करवाई जाए। तो आपको बताना 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कि कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियाँ करवानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। दिया गया है कि व्याकरण सिखाने का उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सिखाने से संबंधित है। तो आपको बताना है व्याकरण अनुवाद, निगमनात्मक, आगमनात्मक या संप्रेषणात्मक। तो 137 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निगमनात्मक व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम है, यानी ये जो है निगमनात्मक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। पूछा गया एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थी को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है। अधिकांश अध्यापक द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिक्षार्थियों की लिखावट पर, विषय वस्तु की सटीकता, विषय वस्तु में प्रभा और सटीकता दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए। तो 138 का आपका राइट आंसर क्या जाएगा, विषय वस्तु की प्रभावता पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 139 है, पूछा गया है कि टॉप डाउन से आशा है, समग्र अर्थ पर ध्यान देना। अधोमुखी यानी बॉटम अप से क्या आशा है, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछने पर ध्यान देना, पाठ्य वस्तु और अमूर्त विचारों के सार का ध्यान देना, पठन पूर्व पर ध्यान देना, पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। तो 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना
बॉटम आपके आशा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140 पे, भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों को निर्देश देना, शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, शिक्षण के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना, शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न वर्ग समूह बनाना, ठीक है। तो 140 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका शिक्षार्थियों की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना प्राथमिक दायित्व होना चाहिए भाषा अध्यापक का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, पूछेगा एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, उसी सीधी तरफ से पकड़ती है और उसके पृष्ठ पलटती है, इन सब में क्या सम्मिलित है? उद्गामी समाधान कौशल, उद्गामी इमरजेंट साक्षरता कौशल, उद्गामी पाठ्यचर्या या उद्गामी गुणधर्म। तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका उद्गामी यानी इमरजेंट साक्षरता कौशल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवंशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में प्रवेश की कोई भूमिका नहीं होती। इसका तर्क दिया गया, भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आपको बताना है कि ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही नहीं है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो 142 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक है। पहला आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, माफ़ कीजिएगा, हाँ ठीक है, 143 है। दिया गया है पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिस शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भ के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है? संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, अधोमुखी यानी बाटामुखाम और समग्र भाषा उपागम। तो 143 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसको क्या कहा जाता है? उसको समग्र भाषा उपागम कहा जाता है। पठन सिखाने के उस तरीकों को जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भ अनुसार समझने पर बल दिया जाएगा उसको समग्र भाषा उपागम कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 144, भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे? आपको बताना है, अधिभाषिक योग्यता, ध्वन्यात्मक जागरूकता, निपुण वक्ता या उद्गामी साक्षरता। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे अधिभाषिक योग्यता यानी विचार विमर्श। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, कहा गया एक कक्षा में एक माँ ने कक्षा 11 की अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहनों से नहीं सुने, ये कैसे संभव है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना, रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई भाषाएं आविष्कृत करते हैं। बच्चे भाषा केवल अपने वयस्कों के अनुकरण से ही सीखते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। बच्चे भाषा तभी सीखते हैं जब हम बच्चे के भाषाई विकास पर पुनर्बलन देते हैं। तो 145 का आपका राइट आंसर क्या रहेगा कि मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, पूछा गया है प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदलती है, बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है। ये युक्ति क्या कहलाती है? आपको बताना है, कथावचन, मॉडल पठन, साझा पठन या संभाषिक पठन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संभाषिक पठन जो है ये कहलाती है। 140 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 है, एक अध्यापक शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशलों का विकास कैसे कर सकता है? आपको बताना है कि शिक्षार्थियों को वह सुनने के लिए कहना और जिससे वे निष्क्रिय होकर सुने। तो निष्क्रिय वाले का तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। शिक्षार्थियों से कक्षा में और कक्षा से बाहर सतत रूप से बात करके अन्य भाषिक कौशलों को समृद्ध किए बिना केवल श्रवण कौशलों पर ध्यान केंद्रित करना। चौथा दिया गया है शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिनमें वे तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सकें और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों में संलग्न हो सकें। तो 147 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दिया है, प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तर्क दिया गया, व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है। तो ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं
परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए गलत है परंतु आर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 है, भाषा अधिगम की प्राकृतिक और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुपयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों एवं मतों को क्या कहते हैं? आपको बताना युक्ति, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, उपागम। तो 149 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं हम? उपागम। ठीक है, 149 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 150, रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? आपको बताना है परिवर्तन से संबंधित नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या हो रहा है? अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है। कोर्स में एक पूर्व निर्धारित या विशेष चरण में किया जाता है। तो आपको बताना ये क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन। तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर्स 2023 सीटेट जनवरी में पूछे गए भाषा हिंदी के 30 प्रश्न जो हम लोगों ने सॉल्व किए। और बेहतरीन तैयारी के लिए और ऑल सभी प्रीवियस ईयर हिंदी के क्वेश्चन के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारी क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे, वहीं आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।